मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मोड़ा कानपुर। इससे पहले हमने आपको वीडियो में हम बता रहे थे कि हिमालय के लाभों पर हम चर्चा कर रहे थे। वहीं से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर जैसा कि हम बता रहे 8 के अंतर्गत हम भारत का भौतिक स्वरूप का आपको अध्ययन करा रहे हैं और हमने इसमें जो है भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटकर हमें अध्ययन करना है। उसमें हमने पहले भाग पर जो है इससे पहले वीडियो में चर्चा कर रहे थे हम, उसका अंतिम बिंदु पर हम अभी चर्चा करना बाकी रह गया है। इसको हमने 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया है और उसमें हम अंत में जो बता रहे थे हिमालय के लाभों पर चर्चा करते हैं। आइए उन पर हम पुनः एक बार फिर से जो है चर्चा कर लेते हैं। तो हिमालय से सबसे पहला लाभ हमें क्या होता है? हिमालय पर्वत भारत के उत्तर से पूरब तक जो है वो फैला हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है हिमालय क्षेत्र। ये आपने अध्ययन किया है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे विदेशी आक्रमण से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरी बात क्या है कि उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को यह भारत में आने से रोकता है और भारत की जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से क्या करता है? बचाता है। एक लाभ इसका यह है कि यह जो दक्षिण से उठने वाला जो मानसूनी हवाएं होती हैं वह उन्हें रोकता है और उस भारत के में जो है वो वर्षा कराने में जो है सहायक है। आगे चलते हैं। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत में जो है वो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं जो विभिन्न रोगों में काम आती हैं। तो विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हमें अनेक जड़ी बूटियां जो है वो हिमालय पर्वत से प्राप्त होती हैं। ठीक, विभिन्न रोगों के उपचार के लिए अनेक जड़ी बूटियां, जैसा कि मैंने बताया हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं। हिमालय पर्वत पर अनेक क्या है? रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटक को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। और हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनसे हमें लकड़ियां भी प्राप्त होती है। यानी कि हिमालय पर्वत से हमें अनेक लाभ हैं जिन पर मैंने अभी चर्चा की। आइए अब हम जो है भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम इसके दूसरे भाग पर चर्चा करते हैं। पहले भाग की चर्चा हमने 4 भागों में बांटकर की और उनमें जो महत्वपूर्ण बातें ये थी कि जो है इस भाग में जो उत्तर का पर्वतीय भाग था उसमें जो है उत्तर के पर्वतीय भाग में आपने देखा कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो है वो केटू स्थित है जो कराकोरम श्रेणी के सबसे ऊपर स्थित है और उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और दूसरे भाग में हिमाद्री श्रेणी जिस पर जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट स्थित है जिसकी ऊंचाई हमने आपको बताई 8848 मीटर ऊंची है। इसके बाद हमने चर्चा की हिमालय श्रेणी की जिसमें डल झील स्थित है और इसके बाद हमने शिवालिक श्रेणी की चर्चा की जो कि उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसमें घने वन पाए जाते हैं और हिमालय के लाभों पर हमने चर्चा की। आइए अब इसके दूसरे भाग पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा जो भाग है इसके भौतिक स्वरूप को हमने 5 भागों में बांटकर अध्ययन करना है। दूसरा भाग है आपका उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग। तो देखिएगा हम उत्तर के मैदानी भाग पर चर्चा करेंगे। भावर एवं तराई का क्षेत्र है। भावर एवं तराई का क्षेत्र उत्तर का मैदानी भाग में हमारा जो भाग है भावर एवं तराई का क्षेत्र है। हिमालय से उतरकर मैदान की ओर आने वाली नदियां, हिमालय से उतरने के बाद मैदान की ओर जब नदी आती हैं
जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वी आकार की जब घाटी बताया था, तो हिमालय से जब नदियां चलती हैं तो उनका वेग बहुत तीव्र होता है, जिसके कारण वे वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकड़, पत्थर एवं अन्य अवसाद बहाकर लाती है, क्योंकि उनका जो है धारा प्रवाह क्या होता है उस समय पर बहुत तेज होता है, जिसके कारण वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी जो है अपने साथ ढो करके ले आती है। नदी द्वारा शिवालिक के सहारे, नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे भावर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है, यानी कि वह क्षेत्र जिसमें जो है नदियों द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इन अवसादों को छोड़ा जाता है, निक्षेप किया जाता है, उसे हम भावर कहते हैं। यहाँ नदियां पत्थरों एवं अन्य अवसादों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। जो नदियां हैं वो पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं या अन्य अवसादों के नीचे क्या हो जाती हैं? वो ढक जाती हैं। आगे ये नदियां पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं। पुनः ये धरातल पर क्या होती हैं? वो दिखाई देती हैं। भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे तराई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? तराई क्षेत्र कहते हैं। तो जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम जो अध्ययन कर रहे हैं भावर और तराई, भावर और तराई। तो भावर का क्षेत्र कौन सा है? जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से बह करके आती हैं और अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और अनेक अवसाद लेकर के आती हैं, तो ऐसी स्थिति में 8 से 16 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह भावर क्षेत्र कहलाता है, जहां वो उन अवसादों का निक्षेपण करती है। लेकिन जब नदियां पत्थरों और अन्य अवसादों में विलुप्त हो जाती हैं, उनके नीचे विलुप्त हो जाती हैं और विलुप्त होने के बाद आगे ये नदियां पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं, तो भावर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। भावर एवं तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। भावर और तराई क्षेत्र में जैव विविधता युक्त विस्तृत वन पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में स्थित है? भावर और तराई क्षेत्र में। भावर और तराई क्षेत्र, भावर और जो तराई क्षेत्र है इसमें कौन सा उद्यान है? दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर स्थित है। भावर एवं तराई का क्षेत्र आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। आगे जाकर कहां मिल जाता है? भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है। यानी कि आपने जो अब तक जाना उत्तर का जो मैदानी भाग है, उससे पहले हम किस क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं? भावर और तराई क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, जहां पर जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये जो भाग है आगे चलकर भारत के मैदानी क्षेत्र में मिल जाता है। हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है। इस बात की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तर का जो विशाल मैदान भाग है ये हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है। विश्व का सबसे विस्तृत मैदान है, यानी कि हिमालय के दक्षिण में ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। कहां स्थित है? हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है,
भारत का विशाल मैदानी भाग है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है। विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान, यानी कि विश्व का सबसे समतल विस्तृत मैदान कौन सा है? उत्तर का मैदानी भाग या उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, तो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में ये फैला है। तो कितने मीटर लंबाई में फैला है ये? 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। ठीक, तो चलिएगा आगे चलते हैं कि यह मैदान जो है, अब ये बात ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें जो नदियां हैं अपने साथ अवसाद बहाकर आती हैं और वो मिट्टी जो है आगे चलकर जब इसका प्रवाह धीमा हो जाता है तो इस मैदान में जो है वो अवसाद छोड़ती चली जाती हैं, जिसके कारण यहाँ जलोढ़ मिट्टी का इसको मैदान भी कहते हैं। क्योंकि यह इस मैदान में क्या होता है, नदियां अपने साथ लाई हुई जो अवसाद है उसको छोड़ना शुरू कर देती है, यानी कि नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन उपजाऊ मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो चलिएगा, इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर, जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसका ढाल उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से, यानी कि अगर ये भारत का नक्शा है तो उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर के विशाल मैदान का ढाल उत्तर से क्या है? पश्चिम की ओर। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। यानी कि ये जो मैदान बना है यह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण इस मैदान का निर्माण हुआ है। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। हम नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। यानी कि इस मैदान को नदी तंत्र के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि उत्तर के विशाल मैदान को नदी तंत्र के आधार पर, उत्तर के विशाल मैदान को नदी तंत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। नदी तंत्र के आधार पर इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि नदी तंत्र के आधार पर इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें पहला भाग आ रहा है आपका, पहला जो भाग है वह है आपका सिंधु नदी तंत्र। क्या है? सिंधु नदी तंत्र। पहला जो है आपका क्या है? सिंधु नदी तंत्र है। इसी का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। यद्यपि आप तीनों पार्ट के बारे में जानना चाहें तो सिंधु नदी तंत्र, चूंकि ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी के कारण बना है या जलोढ़ मिट्टी के कारण बना है, तो इसलिए इसको इन तीनों नदियों के आधार पर 3 तंत्रों में बांटा गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस मैदान को हम नदी तंत्र के आधार पर 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। पहला जो है सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी
जैसा कि आप नाम से भी पता चल रहा है, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है, सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है, मुख्य नदी बच्चों विशेष जानने की जरूरत है। मुख्य नदी तो हो गई आपकी सिंधु। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी हो गई? सिंधु। और सिंधु की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं उनको भी जान लेना आवश्यक है। तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में आपको जान लेना आवश्यक है। वो है आपकी झेलम, झेलम, दूसरी है चिनाब, तीसरी है आपकी सतलज, चौथी है आपकी रावी, फिर है ब्यास, और उस चलिएगा, ध्यान देंगे मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये हम अध्ययन कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र का। जैसा कि मैंने बताया ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब बड़ी क्लासों में जाएंगे बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, इसलिए यहीं पर याद करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी हो गई? सिंधु हो गई। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको नाम याद करने बहुत जरूरी है, ध्यान देंगे। सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, व्यास। ध्यान देंगे, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी और व्यास, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी है सिंधु, और सिंधु की भी जो सहायक नदियां हैं वह मैंने चर्चा की, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी, ये जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम दूसरे नदी तंत्र पर चलते हैं, वह है गंगा नदी तंत्र। तो दूसरा नदी तंत्र की हम चर्चा करेंगे, वो है आपका गंगा नदी तंत्र। तो चलिएगा ध्यान देंगे, नंबर 2 दूसरा जो है वह है गंगा नदी तंत्र। तो देखिएगा, जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे सिंधु नदी तंत्र था उसकी मुख्य नदी क्या थी? सिंधु थी। ऐसी गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है? गंगा। तो इसकी मुख्य नदी जो है, मुख्य नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी हो गई। और गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई? सहायक नदी, गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करते हैं, तो वे हैं हमारी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देंगे। गंगा नदी तंत्र, इससे पहले मैंने बताया था सिंधु नदी तंत्र, उसकी प्रमुख नदी क्या थी?